क्या तुम 9 to 5 वाली जॉब करते हो और तुम रेट रेस में फंसे हुए हो तो चांसेस है कि तुम अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे हो। I mean, अपनी लाइफ को खुद लिखना। और यही वजह है कि तुम फाइनेंशियल फ्रीडम को भी अचीव नहीं कर पा रहे हो। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और सिर्फ तुम नहीं हो रेट रेस में, बल्कि मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग 60 to 70% हैं जो फंसे हुए हैं। तो मैं तुम्हें इसमें 8 चैप्टर बताऊंगा जो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो लास्ट वाला चैप्टर है ये मेरा फेवरेट और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें तुम्हें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के बारे में भी बताया जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग नंबर 1, द बर्थ ऑफ अनस्क्रिप्टेड। ये बात है 1926 की। यूएस की एक लीडिंग मैगजीन ने एक बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू किया था। उसमें उनसे पूछा, आपने अपने एम्प्लॉयज को इन स्पाइट ऑफ द सेम सैलरी हफ्ते में 1 दिन की जगह सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी क्यों देते हो? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि जो वर्कर सामान बनाते हैं वही वर्कर सामान भी खरीदते हैं। अगर इन्हें ज्यादा छुट्टी मिलेगी तो ज्यादा शॉपिंग करेंगे, ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, बाहर जाकर खाना खाएंगे, घूमने जाएंगे, अलग अलग सर्विस ट्राई करेंगे, जिससे कि गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा। और जब गुड्स का कंजप्शन बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और इनका काम बढ़ेगा। फिर ये वर्कर्स लाइफ टाइम इस काम के चक्कर में फंसकर रह जाएंगे और फिर हमारी नौकरी करेंगे, जिससे हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। अगर आप आज 1 महीने की सैलरी से अपने लिए स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो ये बात याद रखना कि आप अपने ऊपर पैसा खर्च नहीं कर रहे हो, बल्कि अपनी मेहनत की कमाई आप उस कंपनी को दे रहे हो जिस कंपनी का आप मोबाइल खरीद रहे हो। अब अगर ये रेट रेस नहीं है तो क्या है? कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, किसी से आप आगे निकलना चाहते हैं। इस ट्रैप से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है, स्विच साइड। आपको एक मिडिल क्लास कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। दिन भर किसी के ऐड देखकर उनका सामान खरीदने के बजाय खुद को कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हो उसे एज ए सिंपल स्टडी करो। इस कंपनी की पैकिंग कैसे करी है, उसकी लेबलिंग कैसे करी है, क्या इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर था या है, क्या इसके साथ कोई एड ऑन बेनिफिट था। हर एक छोटी से छोटी बात को नोटिस करो। दुनिया को एक कंज्यूमर की नहीं, एक प्रोड्यूसर की नज़र से देखना शुरू करो। हम सब के पास दिन में 24 घंटे ही होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन के बारे में सोचने का, प्लान करने का ज़्यादा समय मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोना मीन गोल्ड खोज रही हो तो आपको गोल्ड की खुदाई नहीं करनी चाहिए, आपको वह सामान बनाना चाहिए जो गोल्ड की खुदाई में मदद कर सकता है। बहुत से लोगों को मैंने कहते हुए सुना है, एक डॉक्टर बनने में क्या रखा है, पूरी जिंदगी पढ़ाई करो। अरे भाई, हमसे अच्छे तो स्पोर्ट्स प्लेयर हैं जो खेल कूद करके भी हमसे ज्यादा पैसा कमा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो इसका मतलब है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में नहीं जानते हैं। इस लॉ के मुताबिक आप जितना ज्यादा पॉजिटिव लोगों को इन्फेक्ट करोगे उतना ज्यादा ही आप कमाओगे। स्पोर्ट्स पर्सन, सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, इन सब की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि लोग टिकट लेकर इनको देखने जाते हैं, इनकी मूवीज देखने जाते हैं, इनके शोज देखने जाते हैं। लाखों लोग इनके एंडोर्स किए प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अब कंपनी के लिए एक प्लेयर्स, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है। बड़ी बड़ी कंपनीज इन स्टार को पैसा देती है क्योंकि ये स्टार्स उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। लोग उन कंपनीज के प्रोडक्ट को खरीदते हैं जिससे कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि अगर आपको $1 मिलियन कमाने हैं तो आपके पास ये 2 तरीके हैं। फर्स्ट, इफेक्ट ए लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहते हैं। सेकंड, इफेक्ट पीपल ए लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। इनको कुछ ऐसे समझते हैं, या तो आप बहुत सारे लोगों को इफेक्ट करो जिसे स्केल कहते हैं, या फिर आप लोगों को बहुत सारा इफेक्ट करो जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। स्केल का मतलब है आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसकी वैल्यू 100 रुपए है, तब आपने वह 100 रुपए का प्रोडक्ट 1 लाख लोगों को बेचा, जिसे स्केल कहते हैं, यानी इफेक्टिंग ए लॉट ऑफ पीपल। वही मैग्नीट्यूड का मतलब है आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए है, आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट 100 लोगों को बेचा, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, यानी कि इफेक्टिंग पीपल ए लॉट। जितने भी लग्जरियस ब्रांड है, चाहे वह ऑटोमोबाइल सेगमेंट में हो, रिटेल में हो, लाइफस्टाइल में हो, वह सब मैग्नीट्यूड टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप वाकई एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो एक ग्रेट आइडिया के पीछे भागने के बजाय अपने कंज्यूमर की लैंग्वेज को समझो। ऑथर का कहना है, जिसे आप कंज्यूमर की कंप्लेंट कहते हो, वह एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड होता है। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए यूएस में लोग टैक्सी के वेट टाइमिंग को लेकर टैक्सी के फेयर तक बहुत परेशान रहते हैं। इस अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को गैरेट कैम्प और ट्राविस ने सुना, फिर उबर लॉन्च की। अगर आप किसी को ये कहते हुए सुनते हो काश ये हो जाता, आई हेट दिस, तो अपने अंदर के प्रोड्यूसर को जगाओ और अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनो। अगर आप अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड को सुनकर कुछ प्रोड्यूस करते हो तो आपके सामने चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन आपको अगले चैप्टर में मिलेगा। नंबर 2, द मॉडर्न स्क्रिप्ट एंड अनस्क्रिप्टेड डेथ सेंटेंस। अगर आप टीवी पर, लाइव शो में, थिएटर पर कोई स्टनिंग परफॉर्मेंस देखते हैं तो उसके पीछे बहुत कड़ी प्रैक्टिस जुड़ी होती है, लेकिन स्क्रिप्टेड लाइफ जीने वाले लोग वही देखते हैं जो उन्हें नजर आता है। कोई ब्लॉकबस्टर मूवी आ जाए तो कहते हैं कि अचानक से फिल्म हिट हो गई है। अगर किसी ने मोबाइल के लिए कुछ नया एप्लीकेशन बना दिया तो कहते हैं अरे यार इसने तो रातों रात एप्लीकेशन बना दिया। लेकिन ओवरनाइट सक्सेस जैसा तो कुछ होता ही नहीं है। हर सक्सेस के पीछे एक लंबा प्रोसेस छुपा होता है जो कि मोस्टली लोगों को नजर नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि मुझे अपना वेट कम करना है, लेकिन अगर आप देखोगे वो चिप्स भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं, एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं। वेट कम करना कोई हलवा नहीं है, आपने आज सोचा और वो कल हो गया। ये एक पूरी प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है, तब जाकर आप अपना डिजायर्ड बॉडी वेट पा सकते हो। मेरे कई ऐसे फ्रेंड हैं जिन्हें कई बिजनेस आइडियाज आए। उन्होंने कंपनी का लोगो डिजाइन करवाया, कार्ड छपवाया, उस पर बड़ी शान से लिखवाया फाउंडर एंड CEO XYZ, मतलब एक ऐसी कंपनी का CEO जिसके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, ना कोई कस्टमर है, प्रॉफिट तो दूर दूर तक सवाल ही नहीं उठता। ऑथर ने इसे नाम दिया है एक्शन फेकिंग का, मतलब ऐसे एक्शन जिससे आपको कोई रिजल्ट तो नहीं मिलता लेकिन आपको साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन जरूर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने से पहले नए जूते, नए टी-शर्ट खरीदते हो तो वह एक्शन फेकिंग है। इसकी जगह आपके पास जो पहले कपड़े और जूते अवेलेबल है उसे पहनकर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो उसे एक्शन टेकिंग कहते हैं। इस एक्शन टेकिंग की वजह से हर साल जनवरी के महीने में नए नए रेजोल्यूशन बनाते हैं, फिर मार्च आने तक सब फेल हो जाते हैं। तो अनस्क्रिप्टेड लाइफ जीने के लिए आपको एक्शन फेकर नहीं बल्कि एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आइडिया उसका होता है जो सबसे पहले उस पर एक्शन लेता है। कंज्यूमर को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन सी पढ़ाई की है, आपके पास कौन सी डिग्री है। लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए। नंबर 3, द कमांडमेंट ऑफ कंट्रोल। ऑथर ने हमें बताया है कि हमारे पास लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कंट्रोल। हमारी लाइफ में जो भी हमारे पास है उसमें हमारा कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। ऑथर ने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप एक जॉब करते हो और आपका बॉस आपको कभी भी जॉब से निकाल सकता है तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। आप अपने फ्यूचर को लेकर चिंता कर रहे हैं, आप आगे जाकर अपने फ्यूचर को लेकर चिंता करेंगे और ये भी सोच रहे होंगे कि आपकी लाइफ का फैसला किसी के हाथ में है। इसलिए चैप्टर बहुत जरूरी है। इस चैप्टर में हमें समझ में आ गया है कि हमारी लाइफ में कंट्रोल हमारे हाथ में होना चाहिए। अगर हम अपनी लाइफ के डिसीजंस पर कंट्रोल नहीं रखते हैं तो हमारी लाइफ भी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। इसलिए हमारे पास अपनी लाइफ के डिसीजंस पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। इससे हम अपने लाइफ को अपनी मर्जी से जी सकते हैं। नंबर 4, द अनस्क्रिप्टेड एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, इस चैप्टर के थ्रू हमें एक ऐसे माइंडसेट के बारे में बताते हैं जो कि किसी भी एस्पिरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब है कि हम अपनी सोच और अप्रोच को ऐसे शेप करें कि वो एक सक्सेसफुल बिजनेस ओनर बनने में हेल्प करे। इस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए ऑथर ने 3 टिप्स दिए हैं। सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर का काम सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। एक एंटरप्रेन्योर की माइंडसेट में क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए। वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए हमेशा इनोवेटिव आइडियाज ढूंढता रहता है। दूसरी बात, फाइनेंशियल फ्रीडम। देखो, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। वो अपनी लाइफ में स्क्रिप्ट लिखना चाहता है और इसलिए वो अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट को अपने हाथ में लेता है। तीसरी बात है गोल ओरिएंटेड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर को ना अपने गोल और अपनी विजन के लिए फोकस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। वो अपने बिजनेस को स्केल अप करने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। इन सब क्वालिटीज के साथ
एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने कस्टमर और उनके नीड्स के लिए अटेंटिव होता है। वो उनके फीडबैक और सजेशन को सीरियसली लेते हैं और अपने प्रोडक्ट और सर्विस को उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं। इन सब क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए ऑथर के हिसाब से हमें अपनी सोच और अप्रोच को एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट के साथ अलाइन करना चाहिए। ये माइंडसेट हमें अपनी लाइफ की स्क्रिप्ट खुद लिखना और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट के लिए एम्पावर करता है। नंबर 5, द डिमाइज ऑफ डू व्हाट यू लव। इसका मतलब है कि हमें अपने काम को सिर्फ अपने दिल से नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर हमें कोई काम बहुत पसंद है तो हमें उसमें अपनी लाइफ लगाकर उसमें अपनी सक्सेस ढूंढने की सोच नहीं रखनी चाहिए। इस चैप्टर में ऑथर ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग अपने काम से इतना इमोशनली अटैच हो जाते हैं कि वो अपने पैशन और अपने हॉबीज को अपना करियर में फिक्स कर देते हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि अक्सर यही रीजन होता है लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और काम छोड़ देते हैं। अगर हम अपने काम से सिर्फ पैसा कमाने की ही सोच है तो हम अपने स्किल को सही तरीके से यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम अपने काम को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो हम उसमें अपने पैशन को भी ऐड कर सकते हैं। हमें अपने काम को एक बिजनेस के जैसे देखना चाहिए, जिसमें हमें अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करना होता है और प्रॉफिट अर्न करना होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के इस माइंडसेट को फॉलो करके हम अपने काम को भी बेटर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें पेंटिंग बहुत पसंद है तो हमें उसको अपने करियर के फॉर्म में ना लेकर उसे पर्सनल लाइफ में ही एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपनी पेंटिंग का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें इसमें अपने कस्टमर के डिमांड को समझना होगा और उनके हिसाब से सही तरह से पेंटिंग क्रिएट करनी होगी, जिससे कि हम अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हैं। इसलिए डू व्हाट यू लव माइंडसेट को अबैंडन करना चाहिए और अपने काम को एक बिजनेस की तरह देखना चाहिए, जिसमें हम अपने पैशन को भी ऐड कर सकते हैं और अपने कस्टमर्स की नीड्स को फुलफिल करके सक्सेस पा सकते हैं। नंबर 6, द बिजनेस मॉडल माइंडसेट। दोस्तों, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का बिजनेस मॉडल क्या होता है और कैसे वो अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करते हैं। उन्हें बताया है कि एक बिजनेस मॉडल के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि कस्टमर सेगमेंट, वैल्यू प्रोपोजिशन, रेवेन्यू स्ट्रीम्स, कॉस्ट स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। एक बिजनेस मॉडल का सक्सेस उनके रेवेन्यू स्ट्रीम पर भी डिपेंड करता है। इसलिए एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के रेवेन्यू सोर्स को समझना और उन्हें मैक्सिमाइज करने के लिए कैटेगरीज बनाना बहुत जरूरी है। ऑथर ने बताया है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल क्रिएट करने के लिए एक एंटरप्रेन्योर को कंस्टेंटली अपने कस्टमर के फीडबैक और मार्केट रिसर्च से अपडेट रखना पड़ता है। इसके अलावा वो अपने बिजनेस मॉडल को इवॉल्व करने के लिए न्यू स्ट्रेटेजी एक्सप्लोर करना भी नहीं भूलते हैं। एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल के लिए कॉस्ट स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एफिशिएंट सिस्टम्स और प्रोसेस डेवलप करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर में, अगर किसी का बिजनेस है ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी का, तो उनके बिजनेस मॉडल में कस्टमर सेगमेंट होंगे लोग जो बिजी होते हैं और जिनका टाइम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए नहीं होता है। उनका वैल्यू प्रोपोजिशन है कन्वीनियंस और टाइम सेविंग। उनके रेवेन्यू स्ट्रीम होंगे डिलीवरी चार्जेस और कमीशन जो उनको वेंडर से मिलते हैं। उनके कॉस्ट स्ट्रक्चर में इंक्लूड होंगे डिलीवरी पर्सनल की सैलरी, फ्यूल एक्सपेंसेस, वेबसाइट मेंटेनेंस। अब नंबर 7 और 8, द ब्रांडिंग माइंडसेट और द ब्रांडिंग ब्लूप्रिंट। दोनों चैप्टर में ब्रांडिंग के बारे में बात की गई है। ब्रांडिंग का मतलब है आप अपने प्रोडक्ट, सर्विस या खुद को यूनिक आइडेंटिटी दें। ब्रांडिंग माइंडसेट में ये बताया गया है कि ब्रांडिंग का क्या मकसद है और क्यों ब्रांडिंग के बिना एक बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता और ब्रांडिंग के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। ब्रांड का मतलब है एक यूनिक आइडेंटिटी जिसकी वजह से लोग आपके प्रोडक्ट या सर्विस को पहचान सकें। इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी आपको टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करता है, आपके कॉम्पिटिटर के बारे में जानकारी देता है, आपकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन को हाईलाइट करता है और आपके ब्रांड मैसेज को इस्टेब्लिश भी करता है। द ब्रांडिंग ब्लूप्रिंट चैप्टर में एक ब्लूप्रिंट या एक प्लान बताया गया है जिससे आप अपने ब्रांड को डिजाइन कर सकते हैं। इस ब्लूप्रिंट में आपको अपने ब्रांड के लिए एक नाम डिसाइड करना है जिसके
इसके साथ आपको एक लोगो भी डिजाइन करना है। इसके अलावा आपको अपने ब्रांड के कलर, फॉन्ट और इमेजिनरी भी डिसाइड करनी होगी। इन सब चीजों को लेकर एक कंसिस्टेंट लुक और फील को मेंटेन करना होगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये सब कैसे काम करता है। सोचो कि आपने ना एक नई कंपनी खोली है जिसमें आप बहुत अच्छी क्वालिटी के केक बनाते हैं। अब आपकी कंपनी का नाम है शुगर रस और आपके पास एक सिंपल और कैंची लोगो है। इसमें एक कप केक है और नीचे शुगर रस लिखा है। आपकी ब्रांड का कलर येलो और पिंक है जो आपके लोगो में भी यूज किया गया है। आपने अपने ब्रांड मैसेज में ये एम्फाइज किया है कि आपके केक्स फ्रेश और होममेड होते हैं। अब जब लोग आपके केक के बारे में सोचेंगे तो उन्हें शुगर रस का नाम और केक कप वाला लोगो याद आएगा। जब वो आपके केक की क्वालिटी की बात करेंगे तो वो फ्रेश और होममेड को ही मेंशन करेंगे। ऐसे ही आपने एक यूनिक आइडेंटिटी क्रिएट की और अपने टारगेट ऑडियंस के लिए एक मेमोरेबल ब्रांड मैसेज डिजाइन किया। तो ऐसे ही ब्रांडिंग माइंडसेट और ब्रांडिंग ब्लूप्रिंट चैप्टर आपको बताते हैं कि ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग के फायदे क्या हैं और ब्रांडिंग के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। और इसके साथ ही मैंने आपको एक ब्लूप्रिंट भी बताया है जिससे आप अपनी ब्रांड को डिजाइन कर सकते हैं। नंबर 9, अब ये लास्ट चैप्टर है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के थ्रू बताया गया है कि एक एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी जर्नी है जो कभी खत्म नहीं हो सकती। इस जर्नी में हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और अपने मिस्टेक से सीखना चाहिए और नए आइडियाज और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए। अब मैं आपको ये 4 पॉइंट्स बताऊंगा और इनमें से लास्ट वाला जरूर देखना। फर्स्ट, ऑलवेज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ एंड योर वैल्यूज। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने वैल्यू और प्रिंसिपल से जुड़ा रहता है और अपने जर्नी के सक्सेस के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। सेकंड, कीप लर्निंग। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा नए आइडियाज और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ओपन माइंडेड रहता है। वो अपने स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करता है जो बाकी लोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। थर्ड, टेक कैलकुलेटेड रिस्क। एंटरप्रेन्योर में रिस्क टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कभी बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लेता। वो रिस्क लेने से पहले सभी पॉसिबल आउटकम्स को कंसिडर करते हैं। फोर्थ, फोकस ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यू। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। वो अपने कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता है और उन्हें बेटर एक्सपीरियंस देने की कोशिश करता है। एक एग्जांपल भी दिया गया है जिससे ये बताया गया है कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के हमेशा कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलता रहता है और वो ढूंढते भी रहते हैं। उन्होंने एक बार अपने फ्रेंड के साथ स्टार्टअप शुरू किया लेकिन वो फेल हो गए, लेकिन फिर वो फेलियर से बहुत कुछ सीख गए और आगे जाके एक सक्सेसफुल स्टार्टअप शुरू कर ही दिया। इस चैप्टर के एंड में ऑथर ने बताया है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक चैलेंजिंग जर्नी है लेकिन ये बहुत रिवार्डिंग भी है। इस जर्नी में हम अपने लिमिटेशन को पुश करते हैं और अपने पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं। तो ये सब मैंने बताया है आपको इस बुक से। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तुम जानना चाहते हो इन्वेस्टिंग में किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए और किन चीजों को नहीं, तो इस वाली वीडियो पे क्लिक करो। मैंने इसमें डिटेल में बताया है, तो मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा।